गांव के किनारे पेड़ों से घिरे एक छोटे से इलाके में राहुल अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, ऊपर से टपकती छत और हर बारिश में घर तालाब बन जाता था। राहुल, ये जिंदगी कब बदलेगी? बच्चे हर रात भीगते हुए सोते हैं। क्या हम कभी खुश रह पाएंगे? रानी, मैं वादा करता हूँ, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न लगानी पड़े, मैं तुम्हें और बच्चों को इस हाल में ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा। मैं जंगल जाकर कुछ लकड़ियां कट कर ले आता हूँ, जिससे उसे बेचूंगा बाजार में, ताकि कुछ पैसा हो जाए जिससे हम राशन खरीद पाए। तुम लोग चिंता मत करो, अगर ज्यादा पैसा हुआ तो हम उसे छठ की भी मरम्मत करवा लेंगे। राहुल जंगल जाता है, जंगल में पेड़ कटाता है, पेड़ कटकर घर लौटा रहता है। तभी वह देखता है कि आज मौसम फिर से खराब है लगता है। फिर से शाम तक आंधी तूफान बारिश आएगी। तेज हवाएं, आंधी और तूफान चलती है विकराल रूप में, जिससे राहुल की घर का चाट गिर जाती है। उसका घर अब रहने लायक नहीं बचा था, वो पूरी तरह डूब चुका था। राहुल और उसकी पत्नी घर के कोने का छत पकड़ के खड़े हुए थे ताकि बच्चों को बचा सके। राहुल, हमें और क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अब तो हमारा घर भी नहीं रहा और बच्चे भी भूख से मरे, और ऊपर से ये हालत, और अब ये बारिश भी, इसको भी अभी ही आना था। अब हम रात कहाँ गुजारेंगे? हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी बारिश में ये भीग गए तो। हे भगवान, तू कैसे कैसे मुझे दिन दिखा रहा है। अरे एक घर ही तो मेरा बाकी था, अब तो तूने वह भी मुझसे छीन लिया। मैं अपने परिवार के साथ अब कहाँ जाऊं, वह भी यह तेज बारिश में और आंधी तूफान में। अगले दिन राहुल अपने पूरे परिवार के साथ जंगल में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक गुफा दिखती है और सभी लोग वहीं पर रहने लगते हैं। राहुल को पता था कि एक जंगल में गुफा है जहाँ पर वह और उसका परिवार रह सकता है। अरे सुनती हो, लगता मुन्ना की हालात ठीक नहीं लग रही है। मैं जंगल जाकर लकड़ियां कटकर बेचकर कुछ पैसों से दवाई ले आता हूँ। तब तक तो मुन्ना का देखभाल करना उसकी तबीयत को ज्यादा ही खराब लग रहा है। पिछली रात बारिश के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है। अगर कुछ पैसे और बच जाएंगे तो मैं खाने के लिए भी कुछ ले ही आऊंगा। पैसों से राहुल जंगल जाता है। राहुल जंगल जाकर सूखी लकड़ियां ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बारिश के कारण एक भी लकड़ी सूखी नहीं मिली थी। वह जंगल इधर से उधर भटकता रहता है ताकि उसे लकड़ी मिल जाए, क्योंकि अभी उसका समय बहुत ही बुरा चल रहा था। उसे सख्त पैसों की जरूरत थी। वह हर नहीं मान सकता था। वह जंगल में और इधर उधर ढूंढता रहता है, लेकिन आज उसका दिन खराब था। उसे सूखी लकड़ियां नहीं मिलती हैं। सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन राहुल को अभी तक सूखी लकड़ी नहीं मिली थी। वह काफी परेशान हो चुका था। अरे भगवान, तू अगर मदद नहीं कर सकता है तो मेरी मुसीबतें क्यों बढ़ा रहा है? एक तो मेरा घर तोड़ दिया, आंधी तूफान लकर, और ऊपर से सारी लकड़ियों को भी गीला कर दिया। तेज बारिश से अब मैं क्या करूं? नहीं तो सूखी लकड़ी बाकी है, और परिवार में वैसे ही लोग परेशान हैं, और मेरा छोटा लड़का बीमार भी है। अरे सुनती हो, अरे लकड़ियां गीली होने के कारण आज एक भी सूखी हुई लकड़ी नहीं मिली जिससे मैं लकड़ी लेकर बाजार में बेच सकूं। अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा है जिससे पैसे आ जाएं। सुनिए जी, आप सेठ से क्यों नहीं थोड़े पैसे मांगते हैं? वो तो जरूर ही मदद कर देंगे। उनके पास बहुत ही पैसा है। अगर 2-4 पैसे दे दे वो, तो कम से कम हमारा छोटा लड़का ठीक तो हो जाएगा। खाने के लिए तो हम अभी पानी पीकर रह सकते हैं। आप सेठ से एक बार बात करके देखिए, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। आप सेठ को बोल दीजिएगा कि जैसे ही पैसे आएंगे वह उसे किस्त सहित पूरी तरह लौटा देगा। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, और हो सके तो आप उससे कोई कम भी मांग कर देखिए आएगा। बोल दीजिएगा अभी बारिश के कारण कोई लकड़ी सूखी नहीं है, जिससे अगर वह मदद कर दे तो और भी अच्छा होगा। कोशिश करने में क्या ही जाता है।
एक बार मदद मांग कर देखी आए। राहुल अपनी पत्नी की सलाह लेकर सेठ के घर के लिए निकल जाता है। सेठ का घर गांव के बीचों बीच पड़ता था। काफी देर चलने के बाद वह सेठ के घर पहुंचता है। उसके मन में एक नई उम्मीद और नहीं आस की किरण दिख रही थी, पर उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। सेठ जी, मैं हूँ सेठ जी राहुल। नमस्कार सेठ जी। सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। अगर आप मदद कर देते तो मैं बहुत आभारी रहता हूँ। मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा। अभी बारिश और तूफान के कारण गीली लकड़ियां होने के कारण मुझे सूखी लकड़ी नहीं मिली, जिससे मैं बाजार में नहीं भेज पाया। मेरी मदद कर दीजिए सेठ जी। घर पर छोटा लड़का बीमार है, रहने को घर नहीं है, खाने के लिए राशो भी नहीं है। अरे भाई, ऐसे कैसे तुम्हारी मदद कर दूं? तुम्हारे पास तो कोई बड़ी जमीन नहीं है जो मुझे चाहिए। अगर तुम्हारे पास बड़ी जमीन रहती तो मैं तुम्हें बहुत पैसे उधर दे दिया होता। बड़ में तुम उसे लौटा दिए होते। ऐसे मैं थोड़ी यार किसी को भी पैसे बनताता चलूंगा। तुम्हारी ढंग की कोई कमाई भी नहीं है। मैं तो तुम्हें एक भी फुटी चौरी देने से रहा। कहीं और ही देखो, हो सकता है कोई और मदद कर दे। राहुल ने सारी उम्मीदें खो दी थी। वह मुंह लटकाए हुए घर की ओर लौटाता है। वह सोच रहा था, घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा। उसकी आखिरी उम्मीद भी कटनम हो जाती है। अरे सुनती हो, सेठ ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। सब लोगों ने ही हाथ खड़ा कर दिया। भगवान ही मदद नहीं करना चाहता है हमारी। अब हम और दूसरों के सहारे नहीं रह सकते। मैं जंगल जा रहा हूँ। अगर कुछ लकड़ियां मिल गईं तो मैं आ जाऊंगा। उसे बाजार में बेचकर और अपने मुन्ना के लिए दवाई भी ले आऊंगा। राहुल फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है लकड़ी काटने के लिए। और वह सोच रहा था कि वह इस बार खाली हाथ नहीं लौटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस बार उसके परिवार की बात थी। वाह! जैसे ही जंगल में आगे बढ़ता है, वह एक चमकता हुआ बटरफ्लाई देखता है जो कि मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। बचाओ, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, कोई तो बचा मुझे इस मकड़ी से। कोई मदद करो मेरी, ये मकड़ी मेरी तरफ आगे बढ़ रही है। कोई बचाओ मुझे, ये मुझे अपना खाना बना देगी। मदद करो मेरी, बचाओ, बचाओ। कोई बचाओ मुझे, ये मुझे अपना खाना बना देगी। मदद करो मेरी, बचाओ, बचाओ। कोई बचाओ मुझे, ये मुझे अपना खाना बना देगी। मदद करो मेरी, बचाओ, 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 बचाओ। ये छोटी सी जान कितनी परेशान है। अगर मैंने मदद नहीं की तो ये मर जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसे छुड़ाया तो मकड़ी मुझे काट भी सकती है। नहीं, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल, तुमने आज एक बहुत बड़ा काम किया है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक छोटी सी जान की मदद की, जबकि तुम्हारी अपनी जिंदगी मुश्किलों से भरी है। लोग अक्सर अपने दुखों में दूसरों की मदद करना भूल जाते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं वही परी हूँ जो सच्चे और दयालु लोगों की मदद करती है। मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। अगर कोई मेरे सामने तकलीफ में हो तो मैं कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ? राहुल, तुमने बिना स्वार्थ मदद की है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ तुम्हें क्या क्या परेशानी है, मैं उन्हें चांद भर में खत्म कर दूंगी। आप मेरी मदद कीजिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है और आंधी के कारण हमारा घर भी टूट गया है। क्या आप मदद कर पाएंगे हमारी? परी ने बिना कुछ सोचे राहुल की मदद करना शुरू कर दी। वो उसके साथ गुफा गई और उसके मुन्ना को उसने ठीक कर दिया। वो उसके साथ उसके घर देखती और परी ने उसको भी चुटकियों में ठीक कर दिया। लेकिन इससे भी राहुल की जिंदगी बदलने वाली नहीं थी। अब भी उसके जीवन में बहुत परेशानियां आने वाली थी, जिसका सामना राहुल और उसका परिवार और साथ ही में परी करेगी। बहुत दिनों के बाद रानी अपने परिवार वालों के लिए मिठाइयाँ और लड्डू बनाती हैं, जिससे सभी लोग पेट भर के खाते हैं। मुन्ना और पिंकी बहुत ही खुश थे। पेट भरने के बाद राहुल काम पर वापस चला जाता है। वो अपने बाजार वाले दुकान पर जाता है जो बिल्कुल ही खाली था। वो वहाँ जाकर परी से मदद मांगता है। परी, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मेरी मदद करो।
परी वैसा ही करती है, वो राहुल की मदद कर देती है। लकड़ियाँ ले लो लकड़ियाँ, पालंग बनाने के लिए, घर का चूल्हा जलाने, अलमीरा से लेकर बक्सा बनाने के लिए। अरे भाई राहुल, चूल्हे वाली लाकड़ी कैसे दे रहा है? 2 रुपए किलो है। सभी सूखी और अच्छी लकड़ियाँ हैं। चूल्हे में जाएंगी तो धुआं बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे इतना महंगा, इससे अच्छा तो मैं जंगल से खरीद लाऊं। चल ला 2 कोरी में दे दे। अरे इतनी महंगाई में भी तुम्हें इतनी सस्ती लकड़ियाँ चाहिए? लकड़ियाँ ले लो लकड़ियाँ, पालंग बनाने के लिए, घर का चूल्हा जलाने, अलमीरा से लेकर बक्सा बनाने के लिए। अरे राहुल लकड़ियाँ कैसे बेच रहा है? G7 G चूल्हे वाली लकड़ी 2 रुपए किलो और फर्नीचर वाली 1 टन का 1000 रुपए। इतनी सारी लकड़ियाँ? कल तक तो बोल रहा था कि खाने को और खिलाने को पैसे नहीं है। भाई एक दिन में ही इतनी सारी लकड़ियाँ कैसे कट लाया? चल जो भी हो, मेरे आदा में आएंगे 50 रुपए में सारी लकड़ियाँ दे दे। इतने में तो आपको सिर्फ झाड़ियां ही मिलेंगे। कोई नहीं, सिर्फ इस बार आपको बेच दे रहा हूँ, अगले बार पूरे दाम पर ही बेचूंगा। राहुल आज की कमाई करके घर लौट जाता है। आज उसने 50 रुपए बनाए। आज की कमाई से वो संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा कि आज बहुत ज्यादा ही सस्ती में उसमें लकड़ियां बेच दी। वो परेशान रहता है क्योंकि उसे अपना घर और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना था। अरे सुनती हो, मैं घर वापस आ गया। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, काफी खुश दिख रहे थे। वैसे आज 50 रुपए की कमाई हो गई है। आज काफी सस्ते में लकड़ियां बेच दी। अरे आ गए जी, आप आइए बैठिए, आप थक गई होंगे। क्या आपने लकड़ियां सिर्फ 50 रुपए में बेच दी? ऐसे रहा तो फिर घर में राशा भी नहीं जुटेगा। आप परी से मदद क्यों नहीं मांग कर देखते हैं? वह हमारी मदद जरूर करेगी। कोई खरीदार ज्यादा नहीं आया था, इसलिए मैं परी से मदद मांग कर देखूंगा। शायद वो हमारी मदद कर दे, वरना पूरी जिंदगी लकड़ियां बेचकर भी हम घर चला नहीं पाएंगे। बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात है। अगले दिन राहुल जंगल जाता है। जंगल जाकर वह परी को बुलाता है। परी को बुलाकर वह उससे मदद मांगता है। परी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह राहुल के सामने एक शर्त रखती है। अगर वह उसे शर्त को मान लेगा तो परी उसकी मदद जरूर करेगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम उसे मानते हो तो ठीक है। राहुल शर्त को सुनता है और वह सोचता है और वह घर चला जाता है अपनी पत्नी से पूछने के लिए क्या उसे वह शर्त मनानी चाहिए। वह परी दिया गया हुआ शर्त अपने पत्नी को बताता है। पत्नी कुछ देर सोचती है और वो शर्त मानने के लिए हाँ कर देती है। अरे सुनती हो, परी ने मेरे सामने ऐसा शर्त रखा है, तुम क्या कहती हो? मुझे या मानना चाहिए? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। सुनिए जी, आप ये शर्त मान लीजिए। इससे हमारा भविष्य बदल सकता है। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अगले दिन राहुल जंगल जाता है और वह परी को बुलाता है। मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, अब तुम मेरी मदद करो। ठीक है, मैं जैसे जैसे जहाँ जाती हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद परी उसको अपने पीछे पीछे ले जाती है। वह जंगल के बहुत अंदर तक जाती है, जहाँ रोशनी भी अच्छे से नहीं पहुँच पाती है। वह उसे उतनी अंधेरी जगह ले जाती है और बताती है, यह चंदन का जंगल है। यहाँ पर लाल चंदन के लाखों करोड़ पेड़ हैं और इसका रास्ता सिर्फ परी को ही मालूम था। परी बुलाती है कि तुम यहाँ की लकड़ी काटो और उसे मार्केट में बेचो। बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। देखो राहुल, ये लाल चंदन का जंगल, ये लकड़ियों का डिमांड और प्राइस बहुत हाई रहता है। तुम इन्हें चंदन की लकड़ियों को बाजार में बहुत ही ऊंचे दाम पर बेच पाओगे। राहुल सुबह से शाम तक चंदन की लकड़ियों का पेड़ कटाता रहता है और बहुत सारा चंदन की लकड़ियां का पेड़ कटकर इकट्ठा कर देता है। अब उसके सामने एक मुसीबत, उन चंदन की लकड़ियों को बाजार तक उतना दूर कौन ले जाएगा। तुम चिंता मत करो राहुल, तुम बाजार पहुंचो, मैं इन्हें लकड़ियों को अपने जादू से ले आऊंगी।
परी ठीक ऐसा ही करती है। वह अपने जादू से चंदन की लकड़ियों को राहुल के बजर वाले दुकान पर ले आती है। अब राहुल बेफिक्र होकर शाम को दुकान को बंद करके अपने घर के लिए लौट जाता है। अगले दिन गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगा था। यह मेला काफी महीनों तक चलता रहता है। गांव का मेला बहुत बड़ा था। दूर दूर से लोग आते थे, विदेशों से लोग आते थे। मेलों में बहुत से महंगे महंगे रेशों और कपड़ों की दुकानें थीं। बहुत मखमली कपड़े। विदेशी व्यापारी इस मेले में आना बहुत ही पसंद करते थे। उनको यहाँ की मखमली कपड़े और खासकर की मसले और कॉफी के बीज बहुत ही पसंद थे। राहुल भी सुबह सुबह अपनी दुकान खोलकर चंदन की लकड़ियाँ बेचने पर लग जाता है। लाल चंदन की लकड़ी ले लो, लाल चंदन की लकड़ी। इससे बढ़िया क्वालिटी और कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। एक विदेशी व्यापारी अपने ट्रांसलेटर के साथ राहुल की दुकान पर आता है। सूट पहने हुए था। राहुल को विदेशी व्यापारी की बातें समझ नहीं आती, तो उसका ट्रांसलेटर बात करता है। यह पूछ रहे हैं कि आपका लाल चंदन का दम कितना है? 1 टन का 2 करोड़ रुपए है। वैसे अभी दुकान में कितना माल है? इस दुकान में अभी 10 टन है। जी, आपको सभी लकड़ियां चाहिए? आप यह सारा माल हमें दे दीजिए 22 करोड़ रुपए में। हमारे आदमी सारा माल ले जाएंगे। जी ठीक है, अगली बार फिर से यहीं पर आएगा। सिर्फ यही दुकान है जहां पर लाल चंदन की लकड़ियां मिलती हैं। यहाँ के सिवाय आपको इससे बढ़िया माल और कहीं नहीं मिलेगा। राहुल सारी लाल चंदन की लकड़ियां बेचकर शाम को घर लौट जाता है। आज राहुल ने 20 करोड़ की कमाई की। राहुल के पास पैसे बहुत आ गए, लेकिन वह जानता था कि गांव वाले उससे जलते हैं। इसीलिए वह अपना बनवत एक आम आदमी की तरह रखता था। अब राहुल के दोनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। गांव वालों को यह बात जैसे ही पता चलती है, उनको मिर्च सा लगता है। गांव के सारे लोग दांत पिचकर सोचने लगते हैं, आखिरकार यह इतनी तरक्की कर कैसे रहा है। कुछ ही दिन में ईसा ने अपना घर भी बना लिया और बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहा है। अरे भाई, राहुल इतनी जल्दी तरक्की कर कैसे रहा है? कुछ ही दिनों में घर बना लिया और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेजने लगा। इसके लिए उसके पास पैसे भी आने लगे। कुछ दिनों में ही राहुल ने अपना खुद का लकड़ी भंडार खोल लिया, जो कि बहुत ही बड़ा था। वो वहीं से अब अपना लाल चंदन विदेशी व्यापारियों को बेचता। वो हर रोज लाल चंदन की पेड़ कटाता और उसके अगले दिन विदेशी व्यापारी को बेच देता। अब उसे बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गांव वालों को जैसे ही यह बात पता चलती है कि राहुल ने अपना खुद का लकड़ी भंडार खोल लिया है, गांव वालों को यह बातें मिर्च जैसे लगती है और वो लोग दंत पिसने लगते हैं। वो लोग प्लेन बनाते हैं। अरे भाई, राहुल इतनी जल्दी तरक्की कर कैसे रहा है? और कुछ ही दिनों में उसने अपना खुद का लकड़ी भंडार भी खोल लिया। मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम उसका लकड़ी भंडार को ही जला दें। दूसरी ओर राहुल अपने लाकड़ी भंडार के लिए लाल चंदन के पेड़ करता और उसे परी से बोलकर अपने गोदाउन में रखवा देता है। लेकिन उस रात वो होने वाला था जो राहुल ने सोचा भी नहीं होगा। चारों लोग प्लान बनाकर निकल जाते हैं राहुल का गोदाम जलाने के लिए। उधर परी भी राहुल के कटे हुए लाल चंदन की लकड़ियों को गोदाउन में रख देती है। अरे जल्दी करो रे ईसा, से पहले कि हमें कोई देख ले। आज तो सबर ही नहीं हो रहा है। किसी के गोदाम को आग लगाने में बहुत मजा आने वाला है। अब सुबह में मजा आएगा जब राहुल अपने गोदाम को जला हुआ देखेगा। अरे भाई, जल्दी जल्दी आग लगाओ। अब मैं सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकता। अब थोड़ी देर के लिए मेरे दिल को सुकून आएगा। पूरे गोदाउन को आग लगा दिया जाता। आग की लापतें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, जो दूर से भी दिखाई दे सकती थी। कुछ ही घंटों में पूरा गोदाउन जलकर खाक हो जाता है। अगले दिन सुबह के समय गांव के चारों लोग गोदाउन को देखने जाते हैं। वो लोग उस चीज को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है।
रात में जो भी चारों ने किया उसके कारण परी उन चारों को उठा उठाकर पटकने लगती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था रात को जिसके कारण खक हुआ? गोदाम सही सलामत है। उस रात राहुल आग को देख अपने गोदाम की ओर बढ़ने लगता है। वो जैसे ही गोदाम पहुंचता है वो देखता है कि अरे बर्बाद हो गया रे, मैं तो मेरा गोदाम जल गया। पर क्या तुम मुझे सुन रही? मेरी मदद करो, मेरे गोदाम को ठीक कर दो परी। पता नहीं किसकी नजर लग गई इस पर। तुम चिंता मत करो राहुल, मैं सब कुछ अपने जादू से ठीक कर दूंगी। मैं इसे फिर से वापस से पहले जैसा कर देती हूँ। अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ। कल सुबह फिर से गोदाम पर काम पर आ जाना। राहुल घर जाता है और अब चैन की नींद सोता है। वह अब बेफिक्रा था। आखिरकार उसका जाला हुआ। गोडाउन फिर से ठीक हो गया। अब काफी दिन बीत गए थे। राहुल ने अपने लिए 12 सा महल बना लिया था। There's a colder side to your bed now, just a flat sheet where your head was, and the coffee maker's quiet. It's a silence गांव के लोगों में ये बात आग की तरह फैल गई। still see your गांव के लोगों ने सोचा, cushions. आखिर वो कौन सी चीज है जिससे कि बार बार इसे बचा लेती है और ये अमीर बनते जा रहा है। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बार वो राहुल का पीछा करे जब वो जंगल में जाता है। वो लोग इस बार ऐसा ही करते हैं। राहुल आगे आगे गांव के लोग उसके पीछे भागे। Just a flat राहुल आगे आगे गांव के लोग उसके पीछे भागे। coffee maker's राहुल आगे आगे गांव के लोग उसके पीछे भागे। silence I can't fight. राहुल आगे आगे गांव के लोग उसके पीछे भागे। Cushions. राहुल आगे आगे गांव के लोग उसके पीछे भागे। राहुल आगे आगे गांव के लोग उसके पीछे भागे। राहुल आगे आगे गांव के लोग उसके पीछे भागे। राहुल आगे आगे गांव के लोग उसके पीछे भागे। राहुल आगे आगे गांव के लोग उसके पीछे भागे। राहुल आगे आगे गांव के लोग उसके पीछे भागे। राहुल आगे आगे गांव के लोग उसके पीछे भागे। राहुल आगे आगे गांव के लोग उसके पीछे भागे। आखिरकार राहुल और गांव वाले चंदन की लकड़ी के जंगल में पहुंच जाते हैं। राहुल हमेशा की तरह चंदन की लकड़ी के पेड़ों का कटाई करना शुरू कर देता और गांव के लोग उसे छिप कर देखने लगते हैं। परी मेरी मदद करो। परी आज मैंने फिर से बहुत सारी लकड़ियां काट दी हैं। तुम इन्हें गोदाम पर ले आना। अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ। कल सुबह फिर से गोदाम पर काम पर आ जाना। वो लोग परी को देख लेते हैं और जैसे ही राहुल चला जाता है वो लोग परी को पकड़ लेते हैं। अब कहाँ जाओगी बच के? अब हमें भी ढेर सारा पैसा दो, बड़ा घर दो। अरे यूस राहुल में ऐसा क्या रखा है जो सिर्फ तुम उसे ही दिए जा रही हो? गांव का सेठ मैं उन सबसे अमीर मुझे होना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सबसे अमीर नहीं हूँ। दूसरी तरफ राहुल का बेटा मुना स्कूल की बालकनी से नीचे गिर जाता है और मिर जाता है। मैं तुम चारों को अभी तुम्हारे गांव छोड़ देती। इधर परी उन चारों से चूटकर उनकी याददाश्त मिटा देती है अपने जादू से। मुझे खेद है, अब ये नहीं रही। आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बार आप कोशिश तो करके देखिए। आए ना परी, मेरी मदद करो परी। राहुल की बातें सुन परी प्रकट होती है और राहुल को बोलती है, राहुल तुमने मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाया था। मैं मुन्ना को अपनी पूरी जान देकर जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन उसको जिंदा करने में मैं मर जाऊंगी। इसीलिए तुम घबराना में, क्योंकि तुम्हारे बुलाने के बढ़ भी मैं नहीं आऊंगी। बेटा तू ठीक हो गया, आखिर कर तो ठीक हो गया, तू जिंदा हो गया। बेटा परी ने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया है।
अरे भाई खबर सुनी, राहुल का बेटा स्कूल के बलकानी से गिरकर मर गया, फिर जिंदा भी हो गया। एक दिन सरपंच बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच रहा था कि राहुल इतना पीछे से आकर उसने मेरे से बड़ा घर बना लिया, क्यों ना मैं उसे झूठा केस में फंसा दूं। यह सोचकर हुआ कुछ पैसे सिपाही को देता है। सिपाही काम अच्छे से हो जाना चाहिए, उसे राहुल को जेल के अंदर डाल देना, किसी को कानों कान खबर भी ना लगे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। सांप भी मर जाएगा और लथी भी नहीं टूटेगा। Found this world in disarray. I found its kings were made of clay. Now order is forged in my design. A perfect, cold and cruel new reign. Your desperate struggle is in vain. राहुल तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है। तुम इलीगल काम कर रहे हो। हमें तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ अभी थेन चलना होगा। सिपाही राहुल को जेल में डाल देता है। I found this world in disarray. I found its kings were made इधर परी की बहनें परी लोक से आ जाती हैं और वह मुन्ना के अंदर परी को महसूस करती हैं। वह परी को फिर से जिंदा कर देती है। मुन्ना तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। अब मैं तुम्हारे पापा को जेल से छुड़ा दूंगी। तुम यह फोन लो, इसमें सारे सबूत है। परी फिर से जिंदा होकर मुन्ना को फोन देती है, जिसमें सरपंच की रिकॉर्डिंग रहती है। परी बुलाती है, या पुलिस थाने ले जाकर दिखा दो। पुलिस अंकल, आप मेरे पापा को छोड़ दो। आप ये देखो, सबूत मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। मुन्ना सबूत पुलिस वाले को दिखा देता है। और पुलिस वाला सिपाही और सरपंच को पकड़ लेता है। और बुश भाई, अब बहुत हुआ सरपंच और सिपाही। चलो अब दोनों जेल में उधर चक्की पिसना। मेरे पास सारे सबूत है तुम दोनों के। और राहुल को छोड़ देता है। राहुल, रानी, मुन्ना और पिंकी और परी सब एक साथ रहने लगते हैं। खुशी खुशी से अब इनके लाइफ में कोई परेशानी नहीं आती है। और सिपाही को जेल में डाल दिया जाता है। सरपंच और सिपाही को जेल में डाल दिया जाता है। आप सभी लोगों का एक बार तहे दिल से थैंक यू। आप सभी लोगों का एक बार तहे दिल से थैंक यू। Please like, subscribe and share the video.